जय हिंद। मैं इस वीडियो में बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो क्या होती है, तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर जानते हैं यानी एफ, इसे एफ से सूचित करते हैं फोकस दूरी को। r/2 यानी वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर में 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने के बाद 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 16। प्रकाश हमेशा गमन या चलता है। तो प्रकाश हमेशा गमन या चलता है किस रेखा में, सरल रेखा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जैसे कि एक पाइप ले लीजिए, सीधा पाइप, और एक टेढ़ा पाइप ले लीजिए, और प्रकाश को इधर से डालिए। प्रकाश को इधर से प्रवेश कराने के बाद सीधे वाले पाइप में प्रकाश इधर की ओर आ जाएगी। अगर टेढ़े पाइप में अगर इधर से प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो दूसरे साइड नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम जानते हैं कि इसी से पता चलता है कि प्रकाश किस रेखा से चलता है, तो सरल रेखा से चलता है यानी सीधी रेखा में चलता है। तो छठा प्रश्न देखते हैं, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है। तो कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, केवल आभासी केवल वास्तविक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसका, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। 11, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी दो यौगिक है, दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करता है। तो ए और बी क्या हुआ, अभिक्रिया में भाग लिया। अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभी इसी और ए और बी दोनों अभिक्रिया के दौरान जो ए बी बनता है उससे क्या कहते हैं, उत्पाद यानी प्रतिफल कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 12, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है यानी ब्यूटेन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोयला हो जाएगा। देखें कि मोमबत्ती भी ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन भी चलता है, मीथेन गैस भी जलता है। एक कोयला ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है इनमें से। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ताज़ा तेल को या ताज़ा भोज्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देखे होंगे कि चिप यानी कुरकुरे में
हवा यानी गैस भरा होता है तो वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वह खराब न हो, ज़्यादा दिन तक टिके यानी सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न आगे, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आप देखें कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है कौन पदार्थ? तो गोल्ड नहीं करता है यानी सोना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। एक मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो है उत्सर्जन से। उत्सर्जन से। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण सभी कोई करता है? नहीं करता है। वाष्पोत्सर्जन भी नहीं सभी कोई करता है। चलन सभी कोई भी नहीं चलता है, जैसे पेड़ नहीं चलता है, मनुष्य चलता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी श्वसन, यानी सांस पौधे भी लेते हैं, जीव जंतु भी लेते हैं। तो अगला प्रश्न, मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? तो मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 0.03%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल नामक वर्णक है जो अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है? तो 8 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म पाए जाते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो जो 25 वर्ष के ज़्यादा वायु यानी 25 से 30 वर्ष के ज़्यादा वायु के एक वयस्क मनुष्य के 32 कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो इस स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। स्थानांतरण भी करता है सजीव, श्वसन भी लेता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो इनमें से क्या हो गया? सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान, दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान। 32 नंबर। अगला देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी, जिसका मतलब उसका काम नहीं होता है, तो कौन है? अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, उसे निकाल देने पर भी मनुष्य की कोई परेशानियां नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो किसमें पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ग्लूकोज का सूत्र है? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। अगला है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहाँ पर स्थित होने से बनता है फोकस पर प्रतिबिंब? तो अनंत पर। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।